हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स। गाइस, मैं बता दूं कि ये मैं मेंस के लिए जिसका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उसके लिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जिसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके लिए ये पार्टिकुलर सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, जिसमें एज़ पर जो सिलेबस है बीपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर जियोग्राफी ऑप्शनल, उसके लिए जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग क्लासेस करेंगे। इससे पहले मैंने अर्थ मूवमेंट वाला क्लास करा रखा है, जहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस, इन सब फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया है। कैसे रिलीफ बनता है, क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस किया है उस वीडियो में। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका साथी ज़रूर बनूँगा। और जो भी ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, इसको मैं, बिलीव मी, मैं पूरा ही रिसर्च करके मैं आपको दूंगा, ताकि आपको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको कोई भी उसमें आपको डाउट ना हो। आप एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाके आंसर लिख पाओगे। तो मेंस है, ये मजाक नहीं है, इसलिए बहुत ही सीरियसली आपको भी लेना है, मुझे भी लेना है इसको, ताकि जो भी आपके इंडेवर हो फ्यूचर में, जब भी आप आंसर राइटिंग करने जाओ तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे दिमाग में। और राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन उठाइए और राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आप तैयारी कर लोगे और राइटिंग का, मेंस राइटिंग, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक एक बेसिकली थ्योरी है, तो इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको दिख रहा है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, प्लेट मार्जिन, इसके अलावा पेलियो पेलियो मैग्नेटिज्म, सोर्स ऑफ जियो जियोमैग्नेटिक फील्ड, रिमिनेंट मैग्नेटिज्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पेलियो मैग्नेटिज्म, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट मोशन, causes of plate motion, plate tectonics and continental drift, plate tectonics and mountain building, plate tectonics and volcanicity and plate tectonics and earthquakes, ये सब हम समझेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स हम समझने वाले हैं। देखिए, ये अगर कहूँ तो ये क्यों हमें पढ़ना है, ये हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है उसका ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ है। दो वर्ड है इसमें, उसका ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अब आप कहते हैं अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट क्या होता है? जो आपका अर्थ है उसका जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर लगभग 5 से लेकर 30 किलोमीटर तक की, ये जो 1 से लेकर 30 किलोमीटर का जो परत है ऊपरी लेयर का, उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जिसमें लिथोस्फीयर भी आ जाता है। ठीक है, वो मिट्टी से लेकर गहराई तक 30 किलोमीटर तक जाओगे तो वो अर्थ क्रस्ट होता है। वो जो बना है ना, उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, अर्थ मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। उस पार्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, इतनी बातें समझ में आई होंगी। बाकी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ही, प्लेट मार्जिन हम देखेंगे ही, ये हमने कंटेंट देख लिया इसका। ठीक है, सबिंद्र सिंह की ये बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से बात करी, तो सब ने कहा कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये बुक अच्छी है और ये कवर करना चाहिए। तो ठीक है, कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे कहता है, मैं देखो दोस्तों, मैं एकदम एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, भले टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसका एक एक वर्ड समझेंगे तभी तो हमारे दिमाग में बातें जाएंगी। अब मैं छोड़ छोड़ के पढ़ाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम लगाओ, ये ऑप्शनल है, टाइम लगाओ, ये ऑप्शनल है, टाइम बर्बाद नहीं जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज बेस्ड ऑन द एविडेंसेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड पेलियोमैग्नेटिक फील्ड हैव बीन एडवांस्ड after 1960 in the field of geology, geophysics and geomorphology, of which theory of plate tectonics is most significant। कहने का मतलब है कि जब वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को
प्रस्तुत करना शुरू किया, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एविडेंसेस निकालना शुरू किया, जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, जैसे कि पेलियोमैग्नेटिज्म फील्ड बन रहा है। पेलियोमैग्नेटिज्म मतलब कि पेलियो मतलब होता है, क्या होता है, पुराना मैग्नेटिज्म। पेलियो मतलब होता है बहुत ओल्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये समझना लोगों ने जब शुरू किया इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हमारे फिजिकल जो पार्ट है हमारी धरती का, वो कैसे बदली है, पहले क्या थी अब क्या है, वो जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। तो इस थ्योरी, इन सारी सी स्प्रेड थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली थ्योरी, कई सारी थ्योरी देखने के बाद हमें पता चला कि प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। मैं बोल रहा हूँ, मैं लाइन बाय लाइन चलूँगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आपको ये बुक समझ में आए। नेक्स्ट है द प्रेजेंट चैप्टर डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। सिंपल है, ये चैप्टर डील करेगा जैसे कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, वही जो हमने वहाँ पे देखा था, जो हमारा कंटेंट था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं कि ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू। अगेन बता देते तो क्या क्या समझोगे आप इसमें, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट समझोगे, पेलियोमैग्नेटिज्म समझोगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझोगे, प्लेट मार्जिन समझोगे, प्लेट होना चाहिए यहाँ पे, प्लेट मूवमेंट समझोगे, देन आप रिजल्टेंट जियोलॉजिकल एक्सप्रेशन समझोगे, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, वल्कनिसिटी क्या होती है, मतलब वोल्केनो जो भड़कता है वो क्यों भड़कता है, क्या कारण हो सकते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अर्थक्वेक कैसे आता है, माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला इसमें पार्ट हम देखेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहला पार्ट क्या है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट किस चीज़ का हम समझेंगे, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, ये मीनिंग प्लेट टेक्टोनिक्स का मीनिंग क्या है और ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम ओवरऑल इस पार्टिकुलर हेडिंग के तहत हम समझने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पे द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब। लिथोस्फेरिक का मतलब क्या है, जो भी आपको लिथोस्फेयर मतलब जिस धरती पे आप हो ना उसे लिथोस्फेयर कहते हैं, उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। जो धरती पे हो आप वो लिथोस्फेयर है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, उसमें माउंटेन आ सकता है, उसमें प्लेन आ सकता है ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती है। सो लिथोस्फेयर जो है, हम हाइड्रोस्फेयर की नहीं बात कर रहे हैं, हम लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो जो रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब है जिस पे आप खड़े हो, जो माउंटेन है, वो सब लिथोस्फेयर है। और रिजिड और सॉलिड क्रिस्टल लेयर, क्रिस्टल लेयर मैंने बोला था कि 1 से लेकर 30 किलोमीटर अंदर तक जाओगे अगर धरती से तो पूरा क्रिस्टल लेयर है। आर टेक्निकली कॉल्ड प्लेट्स, इसे हम टेक्निकली प्लेट्स कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। तो आप फिगर इसने रेफर किया है कि 6.7 देखिए, तो ज़रूर देखेंगे। मैं बोला कि एकदम एक एक वर्ड, एक एक लाइन को हम लोग अनरेवल करेंगे इस बुक के। तो चलिए पिक्चर देखते हैं। 6.7 कहाँ पिक्चर मिलेगा, ये 11.1 है। 6.7 के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा गाइस काफ़ी। तो क्या हमें चलना चाहिए पीछे, बिल्कुल चलना चाहिए। मैं पॉज करके वहाँ पहुँचता हूँ पहले। तो चलिए गाइस, हम ये 6.7 जो पिक्चर है जिसमें हम प्लेट समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओशियानिक प्लेट। ये सब जो ये पार्टिकुलर जो प्लेट है ना, जो इधर नीचे गया हुआ है, यहाँ से ऐसे आके ऐसे नीचे तक गया हुआ है, ये एक प्लेट है, ओशियानिक प्लेट है कंप्लीट ये। फिर एक इधर कॉन्टिनेंटल प्लेट दिख रहा है। ये सब प्लेट हैं, मतलब हमारी धरती एक पार्टिकुलर उस पर नहीं टिकी हुई है, ये प्लेट्स पे टिकी हुई है। जैसे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशियानिक प्लेट है। फिर इधर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बन रहा है, मतलब ये प्लेट इधर मूव कर रहा होगा, ये प्लेट नीचे जा रहा है। ये सब प्लेट्स हैं, यही प्लेट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और लिथोस्फेयर क्या है, यहाँ पे देखिए लिथोस्फेयर, ये जो दिया है ना, ये प्लेट जो है, ये प्लेट से ऊपर वाली चीज़ है, ये सब लिथोस्फेयर है। और इधर स्टेनोस्फेयर नीचे दिया होगा। स्टेनोस्फेयर जो है ये भी आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आप घबराइए नहीं। स्टेनोस्फेयर, ये नीचे जो प्लेट जा रहा है घुस रहा है, इस प्लेट से नीचे का पार्ट जो हो गया ये स्टेनोस्फेयर हो गया। आप अभी बस इतना समझिए कि प्लेट्स ये हैं, ये ऐसे एक प्लेट दिख रहा है, एक ऐसे प्लेट दिख रहा है, ये भी एक ऐसे प्लेट दिख रहा है। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। ठीक है, तो
इसमें ओवरऑल समझाने की कोशिश की गई है क्या है डाइवर्जेंस जोन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि दोनों प्लेट दूर भाग रहे हैं। यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब दो प्लेट आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ मतलब क्लोज आ रहे हैं। तो ये हो गया, आपने पिक्चर देखा। चलिए फिर वहीं पे चलेंगे। तो ठीक है, ये लाइन हमें समझ में आया कि द रिजिड लिथोस्फेयर मैंने दिखाया क्या था, स्लैब और रिजिड और सॉलिड क्रिस्टल लेयर आर टेक्निकली कॉल्ड प्लेट मैंने दिखा दिया। द स्टडी ऑफ होल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, द स्टडी ऑफ होल मैकेनिज्म वर्ड पे फोकस करो। यहाँ पे ना एक मैकेनिज्म चल रहा है। मैकेनिज्म क्या होता है, एक पार्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ पे आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट्स, डिफॉर्मेशन विद इन प्लेट्स, प्लेट कैसे डिफॉर्म होते हैं, एंड इंट्रैक्शन ऑफ प्लेट मार्जिन्स। प्लेट मार्जिन मतलब एक दूसरे प्लेट जो है कैसे मूव करके मार्जिन बनाते हैं, प्लेट मार्जिन वो इंट्रैक्ट कैसे करते हैं विथ ईच अदर इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। ये लिखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना नहीं समझ पाओगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो। फिर से कहूँगा कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक इज द स्टडी ऑफ होल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन मतलब कि ये प्लेट कैसे बने हैं। सबसे पहले तो आप समझोगे कि प्लेट कैसे बनते हैं, क्या मैकेनिज्म है ये प्लेट के इवोल्यूशन का। और नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट, फिर आप समझ गया कि प्लेट कैसे बनते हैं। फिर आप देखोगे कि कैसे उनका नेचर क्या है, किस नेचर का, और मोशन कैसे करते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, मोशन समझोगे। फिर आप समझोगे कि डिफॉर्मेशन विद इन प्लेट, कैसे एक प्लेट के अंदर ही डिफॉर्मेशन होता है, कैसे प्लेट टूटती है, कैसे प्लेट बनती है, डिफॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन के बाद डिफॉर्मेशन आएगा, बनेगा नहीं, टूटेगा ही। तो ये देखोगे। फिर इंट्रैक्शन देखोगे प्लेट मार्जिन्स के। एक प्लेट है, इसका मार्जिन ये है, मान लो एक प्लेट है, इसका मार्जिन ये है, दूसरा प्लेट इसका मार्जिन ये है। इन दोनों में इंट्रैक्शन कैसे होगा, क्या ये दूर भागेंगे, नज़दीक आएंगे, या फिर दोनों केस हो सकता है, ये सब चीज़ समझोगे। एंड फिर आप विथ ईच अदर कलेक्टिवली कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। तो फिर से कहूँगा कि द स्टडी ऑफ होल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट्स, डिफॉर्मेशन विद इन प्लेट्स एंड इंट्रैक्शन ऑफ प्लेट मार्जिन विथ ईच अदर इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। आई होप इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड्स द होल प्रोसेस ऑफ प्लेट मोशन एंड रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन इज रेफर्ड टू एज प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अगर अदर वर्ड में कहें कि होल प्रोसेस ऑफ प्लेट मोशन एंड रिजल्टेंट, जो मोशन की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है, मान लो कि एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है, ये दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ से, तो एक प्लेट इसके अंदर जाएगा ही जाएगा और दूसरा प्लेट इसके ऊपर आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे एक बाउंड्री बनेगी जिसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहेंगे, और यहाँ पे हो सकता है माउंटेन एक बन जाए। तो ये जो प्लेट का डिफॉर्मेशन हो रहा है प्लेट मोशन की वजह से, इसे ही हम प्लेट टेक्टोनिक्स कह देंगे, शॉर्ट में कहना हो तो। नेक्स्ट है, मूविंग ओवर द वीक स्टेनोस्फेयर, मूविंग ओवर द वीक स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर क्या था, मैंने दिखाया था कि जो प्लेट ऐसे घुस रही थी ना, एक प्लेट ऐसे चली गई थी, एक प्लेट उस पर चढ़ गई थी, तो ये प्लेट तक वाला तो पार्ट ये लिथोस्फेयर था। फिर ये नीचे वाला जो ऐसे घुस रहा था ये स्टेनोस्फेयर, ये वीकेस्ट पार्ट होता है एक्चुअली, वीकेस्ट पार्ट होता है धरती के अंदर का स्टेनोस्फेयर। काफ़ी यहाँ पे मैग्मा जो है, जो कि लावा के फॉर्म में होता है, मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा, वो एक्टिव रहता है। सो मूविंग ओवर द वीक स्टेनोस्फेयर, इंडिविजुअल लिथोस्फेरिक प्लेट ग्लाइड स्लोली ओवर द सरफेस ऑफ द ग्लोब। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे एक में घुस रहा है दूसरा, तो ये धीरे धीरे ग्लाइड कर रहा है, नीचे जा रहा है धीरे धीरे, एक सरफेस से ग्लाइड कर रहा है। मच एज पैक ऑफ आइस ऑफ द आर्कटिक ओशियन ड्रिफ्ट अंडर द ड्रैगिंग फोर्स ऑफ करंट एंड विंड्स। कैसे देखते हो ना आप, कभी देखना आर्कटिक ओशियन क्या है। आर्कटिक ओशियन में ओनली बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे तैरते हुए, ड्रिफ्ट करते हुए मिलते हैं। तो ये जस्ट लाइक उसी के तरीके से जो प्लेट है ना, वो भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं। यही आपको समझाने की यहाँ तक कोशिश की गई है। यहाँ तक गाइस क्लियर कर लिया है हमने। अब आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ और देखते हैं। ये हम अभी तक जो है मीनिंग और कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं। मीनिंग थोड़ा बहुत हमारे समझ में आया होगा, ज़रूर ही आया होगा गाइस, इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी
ए सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ डिकेड 1960s। ये थ्योरी जो है ना 1960 के दशक की एक बहुत बड़ी खोज है, एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एडवांटेज है डिकेड 1960s की। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन टू मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। अब भैया दो मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला है इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पहले तो आपने ये देखा कि ये 1960 के दशक की मेजर साइंटिफिक एडवांसमेंट थी, जिसका जो बेस है वो दो मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या समझे? आपके धरती पे कितने कॉन्टिनेंट हैं? आपने देखा है कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, मतलब कि 7 तो मेजर कॉन्टिनेंट, 7 मेजर कॉन्टिनेंट आपने देखा है। क्या है? एशिया है, अफ्रीका है, इन सबको मिला के कॉन्टिनेंट कहेंगे। और ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट एक जगह नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि एक ही जगह है, लेकिन ये एक जगह नहीं है, कंटिन्यूअसली ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है ये बेस करती है, ये थ्योरी जो है बेसिस है प्लेट टेक्टोनिक्स का, ठीक है। एंड पहला हो गया ये दो थ्योरी इसने बोला था कि दो मेजर थ्योरी जो है ये बेस है प्लेट टेक्टोनिक का। तो दूसरा जो है इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एक तो हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है? इसका मतलब है कि सी का जो फ्लोर है, जो ओशियन आप देखते हो या फिर सी देखते हो, उसका भी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। एक तो कॉन्टिनेंटल वाला ड्रिफ्ट हो रहा है और दूसरा जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग वो बढ़ रहा है। वो सी फ्लोर कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। ये कई सालों में अगर आप 100, 200, 500, 700, 1000 सालों में, 2000 सालों में देखोगे तो बहुत ही कम इसमें जो है स्प्रेड मिलेगा आपको। मेजर किया जा सकता है, कई सारे साइंटिफिक तरीके हैं। तो ये दो बेसिस है, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। चलिए यहाँ तक आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला लाइन देखते हैं। लिथोस्फेयर इज इंटरनली मेड ऑफ रिजिड प्लेट्स। अब देखिए इंटरनली बोला है, लिथोस्फेयर मैंने बताया था कि वो प्लेट जो है थी ऐसे, यहाँ ऐसे थोड़ा सा ये पोर्शन कर दो, इस टाइप का 3D टाइप का डायग्राम बनाते हैं। ये जो प्लेट थी, ये प्लेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि लगभग लिथोस्फेयर जो है वो जो एरिया है लिथोस्फेयर में क्रस्ट और कुछ 200 किलोमीटर तक का एरिया जाता है। मतलब कि धरती से क्रस्ट मैंने बोला था कि 1 से 30 किलोमीटर तक है, धरती से नीचे जाओगे तो 1 से 30 किलोमीटर है। हालांकि एक वेरिएट करता है कॉन्टिनेंट्स पे टेरेस्टेरियल रीजन पे ये 30 किलोमीटर तक हो सकता है, ओशियन पे ये 5 किलोमीटर तक भी हो सकता है। लेकिन जो लिथोस्फीयर मैं बोल रहा हूँ ये लगभग 200 किलोमीटर तक का अंदर तक जाता है, 200 किलोमीटर तक का अंदर तक जाता है। और यही जो लिथोस्फीयर है ना, ये इस लिथोस्फीयर की बात करें तो इसका जो कॉम्पोजिशन है ये इंटरनली मेड है रिजिड प्लेट्स का। रिजिड प्लेट्स मतलब, रिजिड मतलब क्या है? मतलब आसानी से नहीं टूटेगा, काफ़ी कठोर होगा, काफ़ी कठोर होगा। फिगर 6.7 आपने देखा ही है। चलिए ठीक है। 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक जो है 6 मेजर प्लेट और 20 माइनर प्लेट आइडेंटिफाई किए हैं। मतलब हमारा जो धरती है ना, जो धरती आपको दिख रहा है, चाहे ओशियन मिला दो उस पर, चाहे आप जिस धरती पे खड़े हो यानी कि टेरेस्टेरियल रीजन जो है उस सबको मिला दो, वो सब एक प्लेट पे टिके हुए हैं। वो प्लेट एक प्लेट नहीं है, वो 6 मेजर प्लेट है और 20 माइनर प्लेट है। जैसे कि एक प्लेट आप ले लो, कोई भी एक, जैसे चिकनी मिट्टी के प्लेट आती है ना, उसको गिरा दो तो वो टूटेगा ना। तो जैसे मान लो कि एक पीस, अब ये प्लेट है, इसको आपने धरती पे गिरा दिया, अब ये टूट के कुछ ऐसा हो गया, एक प्लेट इसका ऐसा टूट गया, दूसरा इसका ऐसा टूट गया, तीसरा इसका ये प्लेट का पार्ट ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये कुछ 6 मेजर प्लेट हो गए और छोटे छोटे माइनर प्लेट ऐसे टूट गए, ऐसे टूट गए, ऐसे टूट, 20 माइनर प्लेट। इन्हीं प्लेटों पे टिका हुआ है हमारा धरती, इन्हीं प्लेटों पे लिथोस्फीयर हमारा टिका हुआ है, ठीक है। 6 मेजर हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। जिसमें देखिए कौन कौन सा है। यूरेशियन प्लेट है एक, यूरेशियन प्लेट फिगर में दिखा दूंगा मैं आपको। यूरेशियन प्लेट है एक, 11.1 फिगर में आपको दिख जाएगा। यूरेशियन प्लेट है 6 मेजर में। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और अंटार्कटिक का प्लेट है। इतने सारे प्लेट है। क्या क्या प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है,
इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट है। फिर से बता रहा हूँ, यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया मतलब क्या समझते हैं, यूरोप एंड एशिया का प्लेट एक ही है, ठीक है, यूरोप एंड एशिया का प्लेट एक ही है, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट एक है, इसीलिए इसको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। हम हैं तो एशियन कंट्री, लेकिन हमारा जो प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट से हमारा जो प्लेट है वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। फिर एक अमेरिकन प्लेट है जिसमें साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों मिला के है। फिर एक पैसिफिक प्लेट है जिसमें कंप्लीट पैसिफिक ओशियन है उस प्लेट पे। एक है अफ्रीकन प्लेट, वो अफ्रीकन प्लेट जिस पे अफ्रीका कंप्लीट कंट्री है, कुछ उसका सी वाला रीजन भी है। एक अंटार्कटिक प्लेट है, ठीक है। ये सब प्लेट मिला के टोटल कितने हो गए, 6, 1 2 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6 मेजर प्लेट हमने देख लिए। अब इसको मैं पिक्चर में दिखाऊंगा, फिगर 11.1 पे ले चलता हूँ। यहाँ देखिए, ये मज़ेदार चीज़ आपको दिखेगी, ये आपकी ये सब प्लेट्स के पोजीशन है। देखिए, अब मैप आपने देखा होगा, मैप ही है ये, मैप में दिखाया जाएगा कि आपको कौन सा प्लेट कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमने देखा था यूरेशियन प्लेट, ये देखिए यूरेशियन प्लेट है, ये पूरा ही यूरोप इसमें आता है। और ये वाला ऊपर वाला भी जो सी वाला पार्ट ही है वो भी आता है। तो गाइज इसमें कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है कि जो प्लेट है क्या वो ओनली धरती के लिए, जो लैंड दिखता है उसी के लिए, नहीं, ये प्लेट कंप्लीट प्लेट है, ओशियन को भी कवर करता है। तो ये देखिए यूरेशियन प्लेट जो है ये ऐसे जाके पूरा ये कंप्लीट ऐसे कवर कर रहा है, यूरेशियन प्लेट। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको बोलते हैं, तो ये वाला है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट दिख रहा है यहाँ पे, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। इसके अलावा फिर पैसिफिक प्लेट दिख रहा है यहाँ पे, पैसिफिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट दिख रहा है यहाँ पे, अमेरिकन प्लेट दिख रहा है यहाँ पे, अमेरिकन प्लेट, ये कंप्लीट अमेरिकन प्लेट है। तो ये सब मेजर प्लेट है। यहाँ पे यूरेशियन हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल। 6 प्लेट आपने मैप पे देखे, ठीक है, 6 प्लेट आपने मैप पे देख लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक अपना जो है कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट है, इट मे बी मेंशन दैट द टर्म प्लेट की बात करें, टर्म प्लेट की, वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई कैनेडियन जियोग्राफिस्ट जे टूजो विल्सन इन 1965। तो ये एक फैक्ट है, इसलिए मेंशन किया गया है, एक फैक्ट है इसलिए मेंशन किया गया है कि प्लेट जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था एक कैनेडियन जियोफिजिसिस्ट जो कि जे टूजो विल्सन नाम है, 1965 में, ठीक है। फैक्ट है, यहाँ भी हमारा हो गया क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैकेंजी एंड पार्कर डिस्कस्ड इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मोशन एंड बेसिस ऑफ यूलर्स जियोमेट्रिकल थ्योरम इन 1967। ये भी एक फैक्ट ही है, बट आपको एग्जाम में लिखना है। मैकेंजी और पार्कर ने डिस्कस किया था डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मोशन, कैसे प्लेट्स मोशन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्लेट कंटिन्यूअसली मोशन में है, 6 प्लेट हो मेजर वाले या फिर 20 माइनर वाले हों, ये कंटिन्यूअसली मेजर और माइनर सब मिला के कंटिन्यूअसली मोशन में है। तो इस थ्योरी को किसने पढ़ा था, मैकेंजी एंड पार्कर ने इसको डिस्कस किया था डिटेल में, प्लेट मोशन को ऑन द बेसिस ऑफ यूलर्स जियोमेट्रिकल थ्योरम। 1967 में जो उन्होंने दिया था उसको इन्होंने डिस्कस किया था। दे पोस्टुलेटेड ए पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। इन्होंने, किसने, मैकेंजी और पार्कर ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम था पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस, ठीक है, पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस, वेयर इन द ओशियानिक क्रस्ट वाज कंसिडर्ड टू बी न्यूली फॉर्म्ड एट मिड ओशियानिक रीजेस एंड डिस्ट्रॉयड एट द ट्रेंचेस। अब देखिए, इन्होंने पढ़ा किसका, यूलर का जियोमेट्रिकल थ्योरम के बारे में डिस्कस किया काफ़ी मैकेंजी और पार्कर ने, और फिर इन्होंने एक थ्योरी, एक हाइपोथेसिस पोस्टुलेट किया, पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या है, इस हाइपोथेसिस के हिसाब से इन्होंने कहा कि जो ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट की बात हो रही है, पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पे, ओशियानिक क्रस्ट क्या है,
मैंने बोला था कि क्रस्ट 1 से लेकर 30 किलोमीटर तक हो सकता है। ओशियन में ये पतला होता है, यानी कि 5 किलोमीटर के आसपास का होता है। और जो लिथोस्फीयर पे होता है, मतलब लिथोस्फीयर सॉरी, जो टेरेस्ट्रियल जो क्रस्ट है, जिस पे आप अरे खेती करते हो यार, वो 1 से लेकर 30 किलोमीटर तक का होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस थ्योरी के हिसाब से, पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस थ्योरी के हिसाब से, इस हाइपोथेसिस के हिसाब से ओशियानिक क्रस्ट जो है ना, ये नया बना है। ओशियानिक क्रस्ट जो है ये नया बना है, न्यूली फॉर्म्ड है एट मिड ओशियानिक रीजेस। अब ओशियन में ना बहुत सारी वेराइड फीचर्स हैं, उसमें एक फीचर आता है मिड ओशियानिक रीजेस। मिड ओशियानिक रीजेस क्या है? एक इस तरीके के रीजेस हैं जो कंटिन्यूस बहुत लंबी हैं, मिड ओशियानिक रीजेस। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ओशियानिक क्रस्ट जो है वो नया बना है, न्यूली फॉर्म्ड एट मिड ओशियानिक रीजेस। ठीक है, वहाँ पे मिड ओशियानिक रीजेस पे ये बिल्कुल नया बना है। एंड डिस्ट्रॉयड एट ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होते हैं? नीचे ओशियन में जो गहरे पार्ट हैं, जो एकदम गहरे गड्ढे जैसे पार्ट हैं, उसे हम ट्रेंचेस बोलते हैं। ट्रेंचेस बोलते हैं, मतलब अगर ओशियन के फ्लोर को खोदोगे, नीचे जाओगे तो ट्रेंच बनेगा। ठीक है, तो ये है, ये नए बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कहाँ पे? ट्रेंचेज में। ऐसा कहा मैकेंजी एंड पार्कर ने कहा। एक एक वर्ड यहाँ पे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी अगर आपको कॉन्सेप्ट से समझना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है। कहाँ तक? सॉरी, यहाँ तक हमारा क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसाक्स एंड साइक्स, ये भी दो ऐसे वैज्ञानिक थे, दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंफर्म किया कि पेविंग स्टोन की जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, जो कि मैकेंजी ने दी थी, मैकेंजी और पार्कर ने दिया था, थ्योरी ऑफ पेविंग स्टोन हाइपोथेसिस, इसको जो है इन्होंने कंफर्म कर दिया कि भैया जो ओशियानिक जो क्रस्ट है वो नया बना है नियर मिड ओशियानिक रीजेस, और ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहा है, एट द ट्रेंचेज। इसको कंफर्म कर दिया किसने? इसाक्स एंड साइक्स ने इसको कंफर्म कर दिया। फिर उसके बाद ये इतना मैं नाम इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है किसी पर्टिकुलर एक वैज्ञानिक ने दी है, नहीं। ये प्लेट टेक्टोनिक, देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्लेट टेक्टोनिक इज नॉट रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल साइंटिस्ट, रेदर ए होस्ट ऑफ साइंटिस्ट। एक इंडिविजुअल से तो हुआ ही नहीं है, कई सारे लोगों ने इसको मिल के दिया है इस थ्योरी को। जैसे कि इसाक एंड साइक्स ने इसको कंफर्म किया था 1967 में, और डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और ली पिचॉन ने इसको इलेबोरेटेड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इन 1968। तो कई सारे इसमें आपको साइंटिस्ट का नाम दिख रहा है। It may thus be pointed out that the theory of plate tectonics is not related to any individual scientist, rather a host of scientists of various scientific discipline and research group and expeditions have contributed in development of this valuable concept of the second half of the 20th century। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ से आगे, नाउ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड ए रियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। पहले ऐसा हमें पता नहीं था, पहले हम जानते थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट्स थे एक समय सब एक ही साथ थे। आज के डेट में जो कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट अलग है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अलग है, ये एक समय एक ही साथ थे। तो ये ड्रिफ्ट हुआ है तभी तो इधर उधर गए हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जो है ये प्लेट टेक्टोनिक्स समझने के बाद सबका ये क्लियर हो गया। दे हैव नाउ कम टू नो कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि नाउ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड ए रियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। चलिए
बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसे ही आप धीरे धीरे मेरे साथ समझते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नहीं किया है तो पॉज करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्लेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जो ये प्लेट मैंने बोला था, ये दिखाया था ना, 6 प्लेट और मेजर प्लेट और 20 माइनर प्लेट, ये 3 टाइप के प्लेट्स होते हैं। 3 टाइप के मेजरली इनको डिवाइड किया गया है। पहला इसमें आएगा ओशियानिक प्लेट। मैंने बोला था कि ओशियन का जो प्लेट है वो भी एक प्लेट ही है, उस पर भी कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भैया खाली प्लेट जो है ओनली इसी के ऊपर है, अपने धरती के ऊपर ही, ऐसा नहीं है। ओशियानिक प्लेट भी है। तो पहला टाइप आ गया ओशियानिक प्लेट हैविंग ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो हमारे कॉन्टिनेंटल मतलब जहाँ आप जिस धरती पर रह रहे हो वो प्लेट हैविंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसका। और कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट, कुछ प्लेट ऐसे भी हैं जो दोनों लेके चलते हैं। एक तो प्लेट ऐसा हो सकता है जो खाली खाली समुद्र लेके चल रहा है, ओशियन लेके चल रहा है। एक प्लेट ऐसा हो सकता है जो ओनली कॉन्टिनेंट के लिए है। और एक प्लेट ऐसा भी है जो दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है। जैसे कि आपको मैं पिक्चर में दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए, एक जो ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट दिख रहा है आपको, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब क्या है, ये अच्छे एग्जाम्पल हैं ये कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट के। तो 3 तरीके के प्लेट है। एक प्योरली ओशियानिक प्लेट है जिसमें ओशियानिक क्रस्ट होगा, एक प्योरली कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, और एक प्योरली कॉन्टिनेंटल ओशियानिक, प्योरली नहीं मतलब मिक्सचर होगा कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट का। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से हमने क्लियर कर लिया। अब 11.1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्लेट मार्जिन्स। नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा प्लेट मार्जिन्स। ये क्या है प्लेट मार्जिन्स, आपको समझना पड़ेगा। सो इट मे बी हाईलाइटेड दैट टेक्टोनिकली प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट मार्जिन समझने के लिए हमें ये लाइन समझना जरूरी है कि इट मे बी हाईलाइटेड दैट टेक्टोनिकली plate boundaries or plate margins are most significant because all tectonic activities occur along the plate margin. एग्जाम्पल जैसे कि सिस्मिक इवेंट, वल्कनिसिटी, माउंटेन बिल्डिंग, फॉल्टिंग एक्सेट्रा। यहाँ तक थोड़ा सा इसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बोला कि देखिए, हम इस ये कह रहा है, बुक कह रहा है कि ये हाईलाइट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी टेक्टोनिकल प्लेट्स हैं, टेक्टोनिकली प्लेट जो बाउंड्री है, एक मान लो एक ऐसा प्लेट है, फिर एक ऐसा प्लेट है, ठीक है, ये 2 प्लेट की बाउंड्री क्या समझ रहे हो, ये सारा इसका बाउंड्री ही है, इसके चारों तरफ वाला ये बाउंड्री ही है। ये जो बाउंड्री है इसको हम मार्जिन भी कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट मार्जिन बोलेंगे। इसको हम प्लेट मार्जिन बोलेंगे। मार्जिन कैसे होता है, किनारे पे ही तो होता है, तो ये मार्जिन है, ठीक है। और जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, जैसे कि भूकंप का आना, सिस्मिक इवेंट, कब आएगा, एक प्लेट है ऐसा, दूसरा प्लेट है ऐसा, ये अब सेटल कर रहा है, मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। ये प्लेट आते आते यहाँ आ गया, ये प्लेट आया, इसमें टकराया, इसमें एक टकराया, यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट हुई, फोकस बना, और क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, सिस्मिक इवेंट हो गया। तो ये जो है ये मेजर फिनोमिनन सब मार्जिन पे ही होता है। मार्जिन क्या है, अगर कोई प्लेट है उससे रिलेटेड जो बाहरी हिस्सा है ये मार्जिन हो गया आपका, ठीक है। तो सिस्मिक इवेंट होता है, वोल्केनो जो फूटते हैं, ज्वालामुखी जो फटती है, वो भी इसी वजह से होता है। हॉट मोल्टेन मैग्मा, इनके मूवमेंट की वजह से होता है। माउंटेन बिल्डिंग, मान लो कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा आज के डेट में हिमालय माउंटेन है, ये आज से 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले हमारा इंडियन प्लेट जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट गया, और वो मूव करने लगा, मूव करते करते आके ये बर्मा प्लेट में टकराया, बर्मीज़ प्लेट में टकराया, और इंडियन प्लेट बर्मीज़ प्लेट के नीचे घुसने लग गया। और इस वजह से क्या हुआ, एक प्लेट अगर मान लो दूसरे प्लेट के नीचे ऐसे घुसेगा तो ये तो ऊपर उठेगा ही, और यही ऊपर उठ के हिमालय बन गया, यही ऊपर उठ के हिमालय बन गया। तो ये माउंटेन बिल्डिंग का भी काम करती हैं क्या, प्लेट मार्जिन, ठीक है। फॉल्टिंग का भी काम करती है, फॉल्ट बनेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी तो फॉल्ट यानी कि गड्ढा जैसा बनने लगेगा, फॉल्टिंग बनेगा। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया है क्लियर।
आई होप यहाँ तक सबका ही क्लियर होगा। भैया डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। Thus, the detailed study of the plate boundaries is not only desirable but is also necessary. सिंपल सी बात है, ये इतनी एक्टिविटी करा रहा है तो क्यों नहीं डिटेल्ड स्टडी होना चाहिए। इन प्लेट बाउंड्री का क्यों नहीं डिटेल्ड स्टडी होना चाहिए। एक जो जियोलॉजी समझना चाहता है उसको ये सब चीज़ें कंपलसरी समझनी है, कोई डाउट ही नहीं है। अब हम तो एग्ज़ाम के लिए समझना चाहते हैं, हमें तो लिखना है, तो ठीक है, हमें भी अच्छे से इसको जानना ज़रूरी है। प्लेट मार्जिन्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 6.7 में आप देख सकते हो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक कन्वर्जेंट बाउंड्री हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार आपको प्लेट मार्जिन दिखाने के लिए मैं आपको 6.7 पे ले चलूँगा, या फिर आप इस ले चलने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर आपने देखा ही था। पहला इसमें देख लीजिए, जो 3 जो कैटेगरी है उसमें पहला आएगा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी हम इसको जानते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी हम जानते हैं, और एक्रेटिंग प्लेट बाउंड्री भी इसको कहते हैं। एक ही चीज़ का 3 नाम है, एक ही चीज़ का 3 नाम है। 3 तरीके की प्लेट मार्जिन हो सकती हैं। पहला उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, पहला डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, या फिर इसी को हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम एक्रेटिंग प्लेट बाउंड्री भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया नाम में क्या रखा है। बहुत कुछ रखा है नाम में बहुत कुछ रखा है। कंस्ट्रक्टिव है तो क्यों कंस्ट्रक्टिव है, डाइवर्जेंट दिया है तो डाइवर्जेंट मतलब एक प्लेट इधर भाग रहा होगा, दूसरा प्लेट इससे दूर भाग रहा होगा। एक्रेटिंग प्लेट बाउंड्री भी इसको बोलते हैं। सो यहाँ से देखिए, इट मे बी मेंशन्ड दैट डिस्टिंक्शन मे बी ड्रॉन बिटवीन प्लेट मार्जिन एंड प्लेट बाउंड्रीज। तो देखिए, प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन दोनों सेम नहीं हो सकता है, इसमें डिस्टिंक्शन होगा, इसमें अंतर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेट मार्जिन रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल पार्ट ऑफ प्लेट, whereas प्लेट बाउंड्री रिप्रेजेंट द सरफेस ट्रेस ऑफ जोन ऑफ मोशन बिटवीन 2 प्लेट्स। ठीक है, क्या समझे आप। कह रहा है कि प्लेट मार्जिन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल पार्ट। मार्जिनल मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, मार्जिन छोटा सा पार्ट जो होगा एक प्लेट का, वो होगा, मान लो ऐसे प्लेट है तो ये पतला सा ये पार्ट इसका क्या होगा, प्लेट का मार्जिन होगा। और बाउंड्री जो होगा वो बाउंड्री क्या होगा, बाउंड्री रिप्रेजेंट सरफेस ट्रेस ऑफ जोन ऑफ मोशन बिटवीन 2 प्लेट्स। सरफेस ट्रेस ऑफ जोन ऑफ मोशन बिटवीन 2 प्लेट्स जो होगा वो बाउंड्री होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट ऐसा है क्लोज में, तो इसकी बाउंड्री, कभी भी हम बाउंड्री करते हैं तो रेफरेंस में ही किया जाता है। एक अगर मैं अपने ज़मीन की बाउंड्री कर रहा हूँ तो बगल में भी ज़मीन होगा, तो मैंने बाउंड्री कर ली, मैंने अपना डिमार्केट कर लिया कि भाई ये मेरा ज़मीन है। तो ऐसे इसका भी तो बाउंड्री है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में इन दोनों का जो बाउंड्री है, जो कि सरफेस ट्रेस बोलेंगे, सरफेस ट्रेस ऑफ द जोन ऑफ मोशन बिटवीन 2 प्लेट्स, इसको हम लोग बाउंड्री कहेंगे। तो प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ तक में हमने समझा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज रिप्रेजेंट जोन्स ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, एंड वेयर देयर इज कंटिन्यूअस अपवेलिंग ऑफ मोल्टेन मटेरियल क्या होता है, लावा होता है, एंड दस न्यू ओशियानिक क्रस्ट इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ तक को थोड़ा सा फिर से समझते हैं, क्योंकि मैं एक भी आपको चीज़ जो है ना छोड़ के नहीं आगे बढ़ना चाहता। मैं एक एक चीज़ आपका क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आप मेंस में जाओ तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली आप इसको लिख सको, अगर ये वीडियो देख के समझ के जाते हो तो। कहता है कि कंस्ट्रक्टिव जो प्लेट होता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं जोन्स ऑफ डाइवर्जेंस मतलब एक प्लेट ऐसा होगा, दूसरा प्लेट ऐसा होगा, कुछ एक प्लेट इधर भाग रहा होगा, डाइवर्जेंस हो रहा है, दूसरा प्लेट इधर हो रहा होगा।
इसमें हम इसको ये बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहेंगे, या फिर इस जोन को जो हम बोलेंगे जोन ऑफ डाइवर्जेंस, ये यहाँ पे दोनों अलग हो रहा है, वेयर देयर इज ए कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ मोल्टेन मटेरियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और नीचे से कंटिन्यूसली हॉट मोल्टेन मैग्मा, जो कि आपको थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पृथ्वी ड्रॉ करता हूँ। पृथ्वी में जो लेयर्स होते हैं, सबसे पहले क्रस्ट आता है, फिर क्या आएगा, आपको उसके नीचे जाओगे स्थेनोस्फीयर, ये सब आता है, ठीक है। स्थेनोस्फीयर जो है वहाँ पे हॉट मोल्टेन मैग्मा होता है। मैग्मा जो होता है वो ऊपर आने की कोशिश करता है। तो ये जब दो प्लेट जो कि ऊपर वाले लेयर पे हैं, जो कि क्रस्ट और लिथोस्फीयर मान लो, ये दोनों मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो मैग्मा है वो बाहर आना चाहेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो निकलना चाहता था, ये दोनों दबा के रखे थे तो ये नहीं निकल पा रहा था। अब ये जब दूर भागेंगे तो ये जो मैग्मा है अपवेलिंग होगा, यानी कि ऊपर की तरह निकलेगा, और यही मैग्मा जो है यहाँ पे सी फ्लोर बनेगा, सी फ्लोर का क्रस्ट बनेगा। ये यहाँ पे क्या बनेगा, सी फ्लोर का ओशियानिक क्रस्ट जो है बनेगा कंटिन्यूअसली। ये दूर भागेंगे तो यहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट बनेगा। क्या होगा, यहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट बनेगा। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, हॉट मोल्टेन मैग्मा निकलना ही चाहता है, तो ये यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा, और ये डिपॉजिट होगा तो क्या बनाएगा, ओशियानिक क्रस्ट बनाएगा, ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट बनाएगा। तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं, बिकॉज डाइवर्जेंस की वजह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी चीज़ का। किस चीज़ का हो रहा है, ओशियानिक क्रस्ट का। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओशियानिक प्लेट्स स्प्लिट अपार्ट अलोंग द मिड ओशियानिक रीसेस। अब जो ये ओशियानिक प्लेट होते हैं, ये जो है ओशियानिक प्लेट की बात कर रहा है। ओशियानिक प्लेट, 3 तरीके के प्लेट हमने देखे थे, ओशियानिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है ओशियानिक प्लेट की। ओशियानिक प्लेट स्प्लिट अपार्ट अलोंग द मिड ओशियानिक रीसेस। ओशियानिक प्लेट जो होता है ये टूटता है, स्प्लिट होता है अपार्ट अलोंग द मिड ओशियानिक रीसेस एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। 6.8 पिक्चर आपको देखना पड़ेगा। 6.8 पिक्चर पहले तो ध्यान में रखो, आप देखोगे क्या वहाँ पे जाके। इस स्टेटमेंट के हिसाब से बोला ओशियानिक प्लेट, तो सबसे पहले हम उस पिक्चर में जाके देखेंगे कि ओशियानिक प्लेट है कहाँ, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि स्प्लिट हो रहे हैं और मिड ओशियानिक रीजेस के एलोंग वो स्प्लिट हो रहे हैं। एक रीज होगा ऐसा जो कि उठा हुआ पोर्शन टाइप का होगा, ये मिड ओशियानिक रीज के आसपास ओशियानिक प्लेट जो है स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट मतलब क्या हो रहा है, 1 से 2 बट रहे हैं। स्प्लिट मतलब वो हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं अपार्ट अलोंग द ओशियानिक रीजेस एंड मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमें 6.8 में देखना है, ठीक है। चलिए, एज डिस्कस्ड हमने बोला था कि हम देखेंगे ओशियानिक क्रस्ट जो कि स्प्लिट हो रहे हैं कहाँ पे, मिड ओशियानिक रीजेस के पास वे वो डाइवर्जेंट हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। तो ये पिक्चर 6.8 है, पिक्चर 6.8 है। यहाँ पे आप ओशियानिक क्रस्ट देख सकते हैं। ये वाला जो है ये कंप्लीट आपका ओशियानिक क्रस्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये यहाँ पे दिख रहा है राइजिंग मेंटल रॉक बोल रहा है। राइजिंग मेंटल रॉक मतलब कि यहाँ से जो है हॉट मोल्टेन मैग्मा जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और इसने तोड़ दिया, और यही पे है मिड ओशियानिक रिज, यहीं पे बनेगा मिड ओशियानिक रिज। और इसके वजह से इसके रेफरेंस में ये जो ओशियानिक क्रस्ट है ये दोनों अपोजिट, एक इधर भाग रहा है स्प्लिट होके और दूसरा इधर भाग रहा है। ये देखिए एरो दिखा भी रहा है, तो यही तो है। और इसी चीज़ को हम बोलेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसी को बोलते हैं। ये ओशियानिक क्रस्ट जो है यहाँ पे देखिए डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंस बाउंड्री बन रही है। यहाँ पे एक क्रस्ट का जो है टूट के इधर भागना और दूसरे का इधर भागना स्प्लिटिंग कहलाता है, और इसके वजह से होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और यहीं पे मिड ओशियानिक रीजन जो कि हमने डिस्कस किया था, ये राइजिंग मेंटल में क्या होता है, मैग्मा होता है, ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे ये अपना मिड ओशियानिक रिज बनाएगा, और ये जो है क्रस्ट जो है इधर भागेगा, ये इधर भागेगा।
तो आई होप ये 6.8 से आपको समझ में आया। चलिए ठीक है, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स आर कंस्ट्रक्टिव इन द सेंस दैट डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन आर कंस्ट्रक्टिव। क्यों कंस्ट्रक्टिव कहा जा रहा है, ये लाइन समझाने की कोशिश करेगा आपको। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स आर कंस्ट्रक्टिव इन द सेंस दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट। मैंने बोला था ना कि भैया एक बाउंड्री दूसरे बाउंड्री से भाग रही है, एक ये प्लेट है, दूसरा प्लेट ये है, दूसरा भाग रहा है, नीचे से मोल्टेन मैग्मा आ रहा है, तो यहाँ पे न्यू क्रस्ट तो बन रहा है ना, इसीलिए तो इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। न्यू क्रस्ट along these margins because of cooling and solidification of basaltic lava which comes up as magma due to rifting of plates along the mid oceanic ridges। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये हमने अभी देख भी लिया। देन आता है डाइवर्जेंट मूवमेंट। जो डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है प्लेट्स, एग्जाम्पल दैट मूवमेंट ऑफ टू प्लेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन रिजल्ट्स इन। इसके रिजल्ट में क्या होता है, अब ये तो एक्टिविटी हमने देखी थी कि डाइवर्जेंस होता है, लेकिन जब डाइवर्जेंस होगा तो कोई भी चीज़ होगा ना, उसके कई सारे परिणाम आएंगे। वो परिणाम क्या होगा, किस तरीके का होगा, वो आपको समझना ज़रूरी है। तो इसका परिणाम जो है बहुत सारा है। डाइवर्जेंस मूवमेंट होगा यानी कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी ऑफ फीजर फ्लो ऑफ बसाल्टिक मैग्मा। मैंने बोला ना कि एक प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ऐसा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, नीचे से हॉट मोल्टेन मैग्मा इसको धक्का दे रहा है और ये ऊपर आएगा, तो वोल्केनो तो फटेगा ही फटेगा, वोल्केनो फटेगा ही फटेगा, और बसाल्टिक जो है मैग्मा बाहर आएगा ही आएगा। एक्टिविटी ऑफ फीजर फ्लो ऑफ बसाल्टिक मैग्मा। सेकेंड है क्रिएशन ऑफ न्यू ओशियानिक क्रस्ट होगा। अब ये मैग्मा जब सॉलिडिफिकेशन होगा, इसका कूल होगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, न्यू ओशियानिक क्रस्ट बनाएगा, न्यू ओशियानिक क्रस्ट बनाएगा। फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन माउंटेन रिजेस बनेंगे एंड राइजेस बनेंगे। पिक्चर 6.8 में क्या देखा था हमने, नीचे से मोल्टेन मैग्मा आया और उसने क्या बना दिया, मिड ओशियानिक रिज। क्या है मिड ओशियानिक रिज, एक माउंटेन ही तो है। सबमरीन का मतलब कि वो ओशियन के अंदर है, ओशियन के अंदर है। फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन माउंटेन रिजेस एंड राइजेस बनेंगे, तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा है क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बनेगा। क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इसका मतलब क्या है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन रही है। सबसे पहले समझिए कि एक आपका एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये एक गड्ढा जैसा बन जाएगा, गड्ढा जैसा बनेगा। एक मिड ओशियानिक रीजस के एक फॉल्ट यहाँ आएगा, एक फॉल्ट इस साइड आएगा। समझ में आई बात, फिर से समझाता हूँ। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, कंस्ट्रक्टिव ये मूवमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बना रहा है या फिर डाइवर्जेंट मार्जिन बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। नीचे से क्या हो रहा है, मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकलेगा तो कुछ इस तरीके का उठेगा, ये उठेगा, ये उठ के और ये क्या बना रहा है, यहाँ पे एक मिड ओशियानिक रिज बना दिया। लेकिन इस साइड भी तो गड्ढा बनेगा और इस साइड भी गड्ढा बनेगा, क्योंकि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। आप ऐसे देखो, कुछ ऐसा बनेगा, इधर प्लेट एक ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, तो ये एक मिड ओशियानिक रिज तो बन गया, लेकिन एक फॉल्ट यहाँ आया, एक फॉल्ट यहाँ आया। तो यही तो कह रहा है कि फॉर्मेशन क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट ये बनेगा। ठीक है, चौथा क्लियर हो गया। पांचवा देखिए, अकरेंस ऑफ सैलो फोकस अर्थक्वेक्स। अकरेंस ऑफ सैलो फोकस अर्थक्वेक होगा ही होगा, सैलो नेचर का होगा, क्योंकि देखिए एक बाउंड्री इधर भाग रही है, एक मार्जिन इधर भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री बन गई, बनेगी तो यहाँ एनर्जी तो रिलीज होगा ही ना यार, एनर्जी तो रिलीज होगा ही। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिफ्टिंग ऑफ ओशियानिक प्लेट्स होगा। ड्रिफ्टिंग ऑफ ओशियानिक प्लेट्स होगा, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज आपने देखा ही था अभी कि एक बाउंड्री ऐसे भागी, एक ओशियानिक प्लेट था ऐसे। ठीक है, इसके नीचे से मोल्टेन मैग्मा आया, कहाँ से आया, नीचे से मेंटल से आया,
और ये ऊपर आने की मिड ओशियानिक रीजेस बनाने के लिए इसको तोड़ दिया इसने। तो ये ओशियानिक प्लेट ड्रिफ्ट तो हो ही रही है ना, ये ओशियानिक प्लेट इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ड्रिफ्ट तो होगी ही। तो ये 6 एक्टिविटी आपने देखा। फिर से बता दूँ, वोल्केनिक एक्टिविटी होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू ओशियानिक क्रस्ट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन माउंटेन रिजेस बनेंगे एंड राइजेज, क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनेगा, ऑकरेंस ऑफ सैलो फोकस अर्थक्वेक आएगा और ड्रिफ्टिंग ऑफ ओशियानिक प्लेट्स होंगे। ये हो गया, हमने देखा कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हमने कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी था। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। चलिए अब देखते हैं हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स को। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स क्या होती हैं? ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स आर ऑल्सो टर्म्ड, इसका एक और नाम है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या था, कंस्ट्रक्टिव था और डाइवर्जेंट था, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है और कन्वर्जेंट है। या फिर इसको हम कंज्यूमिंग प्लेट बाउंड्री मार्जिन भी कहते हैं, कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं। कंज्यूमिंग से मेरा मतलब है कि जब कन्वर्ज होती हैं दो प्लेट, मान लो एक प्लेट ऐसी है, एक प्लेट ऐसी है, और ये क्लोज आते आते कुछ ऐसा कंडीशन अब बन गया कि एक प्लेट के नीचे जो है दूसरा प्लेट घुस रहा है, ऐसे जो है ये प्लेट इसके नीचे जा रहा है, तो ये कंज्यूम कर रही है प्लेट आपस में, कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन बन रहा है। ठीक है, बिकॉज टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, फेस टू फेस मूव करती हैं, और टू प्लेट्स कन्वर्ज along a line and collide wherein leading edge of one plate of relatively lighter material, जो कि लाइटर मटेरियल वाला होता है, वो ओवरराइड करता है अदर प्लेट को ऑफ रिलेटिवली डेंसर मटेरियल, एंड ओवर रिडन प्लेट इज सब seducted or thrust into upper mantle, and thus a part of crust is lost in mantle। 6.8 में आप देखेंगे, इसको देखा भी था हमने, फिर से मैं एक बार आपको ले चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे कन्वर्जेंस बन रहा है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, और इतनी करीब आ गई कि ये जो है प्लेट, जो कि एक लाइटर मटेरियल का है, लाइटर मटेरियल का है, ये नीचे घुस गया, ये नीचे हो गया, सबडक्शन हो गया, ये नीचे आ गया इसके, और ये जो है इसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, ये फर्दर जो है ये पार्ट जो है कंज्यूम हो गया। कंज्यूम हो गया कैसे? क्योंकि ये स्टेनोस्फीयर में गया, यहाँ पे मेल्टिंग हो गया इसका, और ये कंज्यूम हो गया, ये कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे बन रहा है आपका कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस आपको दिख रहा है। एक बार और इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से कहता है कि बिकॉज टू प्लेट्स, दो प्लेट जो है, एक प्लेट ऐसा है, एक ऐसा है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ये भी देख लिया हमने, फेस टू फेस, और टू प्लेट कन्वर्ज, इसको कन्वर्जेंस ही तो बोलेंगे, along a line and collide wherein, collide किया wherein leading edge of one plate of relatively lighter material overrides and the others of relatively denser material, and overridden plate is subducted। ये ओवर रिडन जो प्लेट है, जो कि रिलेटिवली डेंसर मटेरियल का है, ये वाला, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, लाइटर मटेरियल वाला इसके ऊपर ओवरराइड करेगा, और ये जो डेंसर मटेरियल वाला है वो सबडक्टेड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, सबडक्टेड और थ्रस्ट इनटू अपर मेंटल, एंड दस थ्रस्ट इनटू अपर मेंटल मतलब कि वो जो स्टेनोस्फीयर वाला पार्ट है वहाँ पे ये थ्रस्ट हो जाएगा और गल जाएगा जाके, and thus a part of the crust, that is plate, is lost in mantle। 6.8 में अभी हमने देखा भी था। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इसके आगे देखते हैं। दिस इज़ वाई कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉस्ट हो रहा है। क्या लॉस्ट हुआ भैया? तो एक प्लेट जो है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो रही है, जितनी अंदर घुस रही है उतना ही बर्बाद हो रही है। द जोन ऑफ कोलिजन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड कोलिजन जोन भी बोलते हैं, या फिर सबडक्शन जोन भी बोलते हैं, या फिर इसको बेनीहॉफ जोन भी बोलते हैं। कोलिजन जोन बोल सकते हैं, सबडक्शन जोन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बेनीऑफ जोन भी कह सकते हैं। और ये जो है
एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो बेनियोफ, उनके सम्मान में ये बाउंड्री या फिर ये जोन का नाम रखा गया है बेनियोफ जोन। यहाँ तक बिल्कुल ही क्लियर है, कोई भी 1% का भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कन्वर्जेंस या फिर कॉलिजन या फिर कन्वर्जेंस, कॉलिजन एंड रिजल्टेंट सबडक्शन ऑफ हेवियर प्लेट मार्जिन अंडर लाइटर प्लेट मार्जिन रिजल्ट इन। मैंने बोला था ना कि कुछ एक्टिविटी अगर हुई, कन्वर्जेंस हुआ, डाइवर्जेंस हुआ था तो कुछ आपको रिजल्टेंट मिला था, और यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है तब भी आपको रिजल्ट के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा ही। इस केस में क्या क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है ऑकरेंस ऑफ एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो इरप्शन। जब भी कन्वर्जेंस होगा ना तो एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो इरप्ट होगा। दूसरा है डीप फोकी अर्थक्वेक, मतलब कि काफ़ी गहरा फोकस पे। डीप फोकी मतलब देखिए, अर्थक्वेक जब भी आता है ना गाइस, अर्थक्वेक जब भी आता है, मान लो ये धरती है और यहाँ पे अर्थक्वेक आया सपोज, तो फोकस धरती में कितना डीप है और या फिर कितना ऊपर है, उस अर्थक्वेक को डिसाइड करने का एक तरीका होता है कि कन्वर्जेंस हो रहा है वहाँ पे या फिर डाइवर्जेंस हो रहा है। अगर डाइवर्जेंस हो रहा है तो सैलो फोकी अर्थक्वेक आएगा, मतलब उसका फोकस जो है वो सैलो होगा, मतलब कि छोटा होगा, गहरा नहीं होगा। लेकिन अगर जब कन्वर्जेंस के जगह अगर कन्वर्जेंस में डीप होगा और डाइवर्जेंस में सैलो होगा, तो कन्वर्जेंस होगा तो डीप फोकाई के अर्थक्वेक आएंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेन माउंटेन यहाँ पे बनेगा। ये हमारा एक एग्जांपल है, यंग फोल्ड माउंटेन, हमारा हिमालय जो है, इंडियन प्लेट जो है ये बर्मा प्लेट में घुस रही है। इसके वजह से इंडियन प्लेट क्या है, इंडियन प्लेट जो है डेंसर मटेरियल की है, और जो लाइटर प्लेट है बर्मा प्लेट, वो उसके नीचे हमारी इंडियन प्लेट घुस रही है। इसके वजह से हमारा वहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन बन रहा है। तो ये भी होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया। या फिर आइलैंड आर्क बनेगा, फेस्टून बनेगा, ओशियानिक ट्रेंचेज भी बनेंगे। कैसे बनेंगे ओशियानिक ट्रेंचेज? देखिए, मान लीजिए कि ओशियानिक ट्रेंचेज कैसे बनेंगे, ये समझने के लिए दो प्लेट लेते हैं, उनकी बाउंड्री ऐसे कुछ, ये अंदर जा रहा है, थोड़ा फिर से बनाता हूँ। एक प्लेट कुछ ऐसा है और दूसरा प्लेट आया इसके अंदर घुस रहा है, ये प्लेट इसके अंदर जा रहा है, और यहाँ पे जो पोर्शन है ये उठ रहा है, कुछ पोर्शन उठेगा तो ट्रेंचेज भी तो बनेंगे। ओशियन में अगर ऐसा होगा तो ओशियन में बनेगा, तो ऐसा नीचे दोनों साइड में ट्रेंचेज भी तो बनेंगे। तो ट्रेंच नीचे जो घुसेगा वो ट्रेंच बनाएगा, जो उठेगा वो माउंटेन बना देगा, है ना। तो यहाँ पे ओशियानिक ट्रेंचेज भी बनेंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको दिख रही है, अकरेंस ऑफ एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होगा, डीप फोकाई अर्थक्वेक्स आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेन माउंटेन्स बनेगा, आइलैंड आर्क्स बनेंगे, फेस्टून्स बनेंगे, ओशियानिक ट्रेंचेस भी बनेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्लेट कॉलिजन, इसी से रिलेटेड है, दूसरा नंबर पॉइंट से ही, कन्वर्जेंट बाउंड्री से ही रिलेटेड है, कन्वर्जेंट मार्जिन या फिर बाउंड्री कह लो। प्लेट कॉलिजन आर ऑफ 3 टाइप। प्लेट कॉलिजन जो होता है वो 3 तरीके का होता है। कॉलिजन ही तो है, कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ये भी 3 तरीके का है। कौन कौन सा है? पहला है ओशियन कॉलिजन। अब अगर प्लेट अगर ओशियन में कोलाइड होगा, 2 ओशियानिक प्लेट में कोलाइड होगा तो ओशियन कॉलिजन होगा। कॉन्टिनेंट कॉलिजन हो सकता है, 2 कॉन्टिनेंटल जो प्लेट हैं आपस में टकराएंगी तो कॉन्टिनेंट कॉलिजन हो जाएगा। और तीसरा जो है ओशियन कॉन्टिनेंट कॉलिजन हो सकता है। एक ओशियन प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट में घुसे टकराए, तो वो भी एक तरीके का हो सकता है। तो एक तो हो गया आपका ओशियानिक प्लेट का कोलिजन हो गया, कोलिजन ऑफ 2 ओशियानिक प्लेट कह सकते हैं। कोलिजन ऑफ 2 कॉन्टिनेंटल कोलिजन भी हो सकता है प्लेट का, दूसरा नंबर पे आएगा। और तीसरा आएगा ओशियानिक और कॉन्टिनेंट कोलिजन भी हो सकता है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ओशियन कोलिजन अगर हुआ, ओशियन प्लेट का कोलिजन हुआ, सो इट इन्वॉल्व्स कोलिजन ऑफ 2 ओशियानिक
टू कन्वर्जेंट प्लेट्स हैविंग ओशियानिक क्रस्ट। इसमें क्या होगा, ओशियन ओशियन कॉलिजन होगा, तो ऑब्वियसली दोनों कन्वर्जेंट प्लेट जो होंगे वो ओशियानिक क्रस्ट वाले होंगे, वेयर वन ओशियानिक क्रस्ट हैविंग रिलेटिवली डेंसर मटेरियल का होगा। जो डेंसर वाला होगा वही नीचे जाता है, हमेशा याद रखिएगा, डेंसर मटेरियल वाला सबडक्ट हो जाएगा इनटू अपर मेंटल, अपर मेंटल में जाएगा तो वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सच कोलिजन एंड सबडक्शन अकर अलोंग ईस्ट एशिया। अब ये एग्जाम्पल भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आंसर आप लिखेंगे तो ये एग्जाम्पल डालेंगे कि इस तरीके का जो कोलिजन है ये कोलिजन ईस्ट एशिया में हो रहा है, एंड रिजल्टेंट टेक्टोनिक एक्सप्रेशन ऑफ प्लेट कोलिजन जो है एंड सबडक्शन इंक्लूड्स, ईस्ट एशिया में तो हो ही रहा है ये। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट टेक्टोनिक एक्सप्रेशन ऑफ प्लेट कोलिजन एंड सबडक्शन इंक्लूड्स डिफॉर्मेशन इन क्रस्टल एरिया, डिफॉर्मेशन इन क्रस्टल एरिया, डिफॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए वोल्केनो जो है ना ईस्ट एशिया में ज़्यादा आते हैं, जैसे कि जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ईस्ट एशिया ही तो है ये सब, यहाँ पे वोल्केनो बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे ज़्यादा, और ओशियन प्लेट टकरा रही हैं आपस में, इसीलिए यहाँ पे ये होता है। मेटामॉर्फिज्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओशियानिक ट्रेंचेज बनते हैं, इसीलिए पैसिफिक ओशियन में बहुत ज़्यादा ट्रेंचेज हैं, पैसिफिक ओशियन में इसीलिए ट्रेंचेज हैं काफ़ी ज़्यादा। आइलैंड आर्क्स बनते हैं, फेस्टून्स बनते हैं, आइलैंड आर्क बनते हैं, फेस्टून्स बनते हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा एंड ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स भी होता है, अर्थक्वेक्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सुमात्रा जावा वाला रीजन में काफ़ी अर्थक्वेक आता है। और चूंकि अर्थक्वेक का जो फोकस होता है, फोकाई होता है, वो डीप होता है, तो इसलिए सीवियर भी होता है, सुनामी तक ला देता है। यहाँ तक देख लिया हमने बिल्कुल क्लियरली, ओशियन कोलिजन होता है तो कहाँ होता है, सबसे पहले ईस्ट एशिया में होता है। और कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, डेंसर मटेरियल वाला जो है प्लेट वो हमेशा सबडक्ट होता है अपर मेंटल में, और जो लाइटर मटेरियल वाला जो प्लेट है वो ऊपर चढ़ता है, ओवरराइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन देखेंगे। ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन इन्वॉल्व्स कोलिजन ऑफ वन ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन, ओशियन प्लेट है इसमें, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों कोलाइड कर रहा है, तो इट इन्वॉल्व्स कोलिजन ऑफ वन ओशियानिक प्लेट हैविंग ओशियन क्रस्ट, ठीक है, एंड अदर वन इज कॉन्टिनेंटल प्लेट हैविंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑल अलोंग बिनियोफ जोन, सबडक्शन जोन को बिनियोफ जोन भी कहते हैं, एंड द रिजल्टेंट टेक्टोनिक एक्सप्रेशन आर डिफॉर्मेशन ऑफ क्रस्टल रॉक। डिफॉर्मेशन किसका हो रहा है, क्रस्टल रॉक का हो रहा है। मेटामॉर्फिज्म होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन होगा, एंड अकरेंस ऑफ डीप फोकस अर्थक्वेक भी होगा। ठीक है, जब भी ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट में होगा डिफॉर्मेशन ऑफ क्रस्टल रॉक होगा, मेटामॉर्फिज्म होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन होगा, और ऑकरेंस ऑफ डीप फोकस अर्थक्वेक होगा। कोलिजन ऑफ अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट इज ए टिपिकल एग्जाम्पल। अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट का जो कोलिजन का एग्जाम्पल है, एक टिपिकल एग्जाम्पल है इस कैटेगरी का। इस कैटेगरी को जब आप बोलोगे ना तो ये एग्जाम्पल देना भूलना नहीं है कि भैया ये एग्जाम्पल है। अमेरिकन प्लेट जो है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, वो पैसिफिक प्लेट के जो कि ओशियानिक प्लेट है उसमें टकरा रही है, और इसके वजह से दिस कैटेगरी एंड फॉर्मेशन ऑफ मैजेस्टिक वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है नॉर्थ अमेरिका का, ये इसी वजह से बना है, एंड एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका इज सिग्निफिकेंट रिजल्टेंट टेक्टोनिक एक्सप्रेशन ऑफ सच सिचुएशन। ये दोनों एग्जाम्पल आपको देना ही देना है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका इज सिग्निफिकेंट रिजल्टेंट tectonic expression of such situation, very important. It may be mentioned that one of the manifestation of continent oceanic plate collision is exposure of deep ocean rock through their thrusting in resultant mountain masses। फिर से समझेंगे, यहाँ तक समझ लिया था, आगे फिर से समझेंगे। It may be mentioned that,
ठीक है, यहाँ तक हटाओ, इस तो हमारे काम का नहीं है। वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्टिनेंट ओशियानिक प्लेट कोलिजन इज द एक्सपोजर ऑफ डीप ओशियन रॉक। एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है जब कॉन्टिनेंट और ओशियानिक प्लेट कोलाइड करती है कि भैया एक्सपोजर हो जाता है डीप ओशियानिक रॉक का थ्रू देयर थ्रस्टिंग इन रिजल्टेंट माउंटेन मासेस। वो जो है थ्रस्टिंग मतलब सबडक्शन हो जाता है, एक प्लेट के नीचे दूसरा प्लेट चला जाता है। तो इससे क्या होता है, एक्सपोजर होगा डीप ओशियन रॉक का एक्सपोजर होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑबडक्शन विच इज अपोजिट टू सबडक्शन। सॉरी, यहाँ पे ऑबडक्शन हो रहा है, सबडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये अपोजिट है जस्ट सबडक्शन के, कि एक उठेगा और नीचे एक जाएगा। तो जो उठ रहा है, जो कि एक एक्सपोजर देगा डीप ओशियन रॉक का, ओशियन में भी रॉक्स हैं डीप ओशियन रॉक्स का, वो अबडक्शन की वजह से होता है। और कब होता है, तब होता है जब कॉन्टिनेंट और ओशियानिक प्लेट जब आपस में कन्वर्ज करती हैं, तब होता है। ठीक है, एंड ठीक है, कॉन्टिनेंट कोलिजन होगा तो क्या होगा, कॉन्टिनेंट कोलिजन जो है देखेंगे अब। कॉन्टिनेंट कोलिजन, it involves collision of two continental plates along Benioff zone and is responsible for creation of folded mountains and occurrence of earthquakes of varying magnitudes. कॉन्टिनेंट कोलिजन जो है ये इन्वॉल्व करता है कॉलिजन ऑफ टू कॉन्टिनेंट, बिकॉज कॉन्टिनेंट की ही बात हो रही है। कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं दोनों आपस में बेनियोफ जोन, यानी कि जहाँ पे कोलाइडल जोन होता है, कोलिजन जोन होता है, उसको बेनियोफ जोन बोलते हैं। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन एंड अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स ऑफ वेराइंग मैग्नीट्यूड। जैसे कि फोल्डेड माउंटेन क्या है, एक हिमालय जो है वो फोल्डेड माउंटेन है, और अर्थक्वेक भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे। एंड द कोलिजन ऑफ एशियाटिक इंडियन प्लेट्स एंड यूरोपियन अफ्रीकन प्लेट्स, एशियाटिक और इंडियन प्लेट का जो कोलिजन है, यूरोपियन अफ्रीकन प्लेट का जो कोलिजन है, इस टिपिकल एग्जांपल ऑफ सच सिचुएशन। इसी के वजह से जो है फॉर्मेशन होता है अल्पाइन एंड हिमालयन माउंटेन्स का। अल्पाइन और हिमालयन माउंटेन्स का जो कि चेन माउंटेन्स है, इसी का एक अच्छा एग्जांपल है। दे आर मेजर मैनिफेस्टेशन। ओके, अब हम देखेंगे कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए, हमने देखा था इससे पहले डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, फिर देखा था कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, और तीसरा जो है ये है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीयर प्लेट मार्जिन्स बोलते हैं इसको, सीयर प्लेट मार्जिन्स भी बोलते हैं, या फिर इसको पैरेलल और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी कहते हैं। पैरेलल और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी कहते हैं, जहाँ पे वेयर टू प्लेट्स पास और स्लाइड ईच अदर। जैसे कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो ये क्या है, स्लाइड करेगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, स्लाइड करेगा, टकरा के जाएगा इससे, और इसको हम बोलेंगे फॉल्ट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री ये बनाएगा। तो इसका 3 नाम है, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन कह लो, सीयर प्लेट मार्जिन कह लो, या फिर पैरेलल या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी कहा जा सकता है, जहाँ पे 2 प्लेट पास करेंगे, स्लाइड करेंगे एक दूसरे के अलोंग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनाते हुए। These are called conservative because crust is neither created nor destroyed. इस केस में क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट ऐसा है, और एक प्लेट इधर जा रहा है, दूसरा प्लेट इधर जा रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, कोई भी प्लेट बर्बाद नहीं हो रहा है, कोई भी प्लेट टूट नहीं रहा है, तो कंजर्व हो रहा है। These are called conservative because crust is neither created, कोई क्रस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है और कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, तो उस केस में इसे कंजर्वेटिव प्लेट ही तो बोलेंगे। द सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक एक्सप्रेशन ऑफ सच सिचुएशन इज द क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट
which move on an average parallel to the direction of plate motion। इस सिग्निफिकेंट टेक्टोनिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट विच मूव और ऑन एन एवरेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेट मोशन की तरफ ये मुड़ेगा, मूव करेगा। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स ऑफसेट मिड ओशियानिक रीजेस। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है ऑफसेट करता है मिड ओशियानिक रीजेस को। बिसाइड्स ओशियानिक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स देयर आर ऑल्सो कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स सच एज सैन एंड्रयूज फॉल्ट, कैलिफोर्निया का एक है, यूएसए का अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अल्पाइन फॉल्ट जो है अफ्रीका का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इट मे बी मेंशन दैट सैन एंड्रियास फॉल्ट इज रिज टू रिज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। द अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन इंक्लूड्स नो वोल्केनिक एक्टिविटी। कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी, सिस्मिक इवेंट नहीं होगा, क्रिएशन ऑफ रिज एंड वैली, फ्रैक्चर जोन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी सिस्मिक इवेंट नहीं होगा, कोई भी क्रिएशन ऑफ रिज और वैली नहीं होगा, और कोई भी जो है फ्रैक्चर जोन नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, ये इसका मेन खासियत है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं पेलियो मैग्नेटिज्म लेके आऊँगा। तो आपको अगर पसंद आ रही है क्लास तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलेंगे, बाय बाय।